चैनल SRC Academics। आई एम शिवांगी चौहान, योर एजुकेटर। एंड आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का पार्ट 4, जो होने वाला है हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। इस पार्ट में, इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे पूरा। और हमने पिछले पार्ट में हमारा रिस्पॉन्स, रिफ्लेक्स, एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क खत्म किया था, अच्छे से पढ़ लिया था। आई होप आपने उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। अब अगर जिस बच्चे ने फर्स्ट लेक्चर सबसे पहले तो नहीं देखा है, वो जाके देखेगा फर्स्ट पे, सेकंड एंड थर्ड सारे के सारे, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन के लिए हमारी बॉडी में दो सिस्टम प्रोवाइड किए गए हैं। हमारी बॉडी कह सकते हैं और सारे ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं। दो हमने पढ़े थे, नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन एनिमल्स, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें मैसेज कैसे ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू, और इसका रिस्पॉन्स फास्ट होता है। और हमने देखा था हार्मोनल सिस्टम, जिसे हम केमिकल सिस्टम भी कहते हैं। ये प्रेजेंट होता है किसमें? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में, ठीक है। इसमें जो मैसेज होता है वो किसके थ्रू ट्रांसफर करता है? हॉर्मोन्स एंड केमिकल्स के थ्रू, जैसा कि इसका नाम ही है हार्मोनल सिस्टम। और इसका रिस्पॉन्स कैसा होता है? स्लो। तो पिछले 3 लेक्चर में हमने नर्वस सिस्टम खत्म किया था, और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं हार्मोनल सिस्टम इन डिटेल, सारा फिनिश करेंगे। आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो शुरू करते हैं। अभी तक हमने एनिमल्स, स्पेशली ह्यूमंस पढ़ा है, तो मैंने सोचा यहाँ पे हम प्लांट से स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स को भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो है वो भी हमारे लिए, ठीक है। प्लांट्स हार्मोनल सिस्टम, सबसे पहले तो देखो, इन्हें हम कहते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो से याद रखना, जहां भी फाइटो आ जाए मतलब है प्लांट। जैसे मैंने आपको बताया था, कहीं वर्ड फोटो आ जाए उसका मतलब क्या होता है? लाइट। ऐसे जहां भी आपको फाइटो दिखे उसका मतलब है हॉर्मोन्स। किसके हॉर्मोन्स? प्लांट हॉर्मोन्स। फाइटो हॉर्मोन्स, प्लांट में जो हॉर्मोन्स प्रेजेंट है, इनका नाम होता है ग्रोथ रेगुलेटर। ये दोनों प्लांट हार्मोन दोनों ही एक ही चीज के नाम है, फाइटो हॉर्मोन्स भी, ग्रोथ रेगुलेटर्स भी, ठीक है। अब ग्रोथ रेगुलेटर क्यों बोल रहे हैं? प्रोमोटर या इनहिबिटर क्यों नहीं बोल रहे हैं? रेगुलेटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ग्रोथ को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। हर काम के लिए एक पर्टिकुलर हार्मोन प्रेजेंट होता है प्लांट में, ठीक है। अब प्लांट में कितने हार्मोन प्रेजेंट होते हैं? 5। कौन से? ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ये 5 प्रेजेंट होते हैं। इनमें से जो 3 हैं, कौन से? ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन। ये 3 जो है ये होते हैं ग्रोथ प्रोमोटर्स। ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये हम सबसे पहले 3 पढ़ने वाले हैं। आते हैं ऑक्सिन पे। ऑक्सिन का नाम, ऑक्सिन कैसे बोलते हैं? स्पेलिंग आपको सबके याद रखनी है, क्योंकि इनकी स्पेलिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन, ठीक है। ऑक्सिन है सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? सेल इलोंगेशन में। सेल की लेंथ को बढ़ाता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? टिप पे प्रेजेंट होता है। किसकी टिप पे? रूट और शूट की टिप पे प्रेजेंट होता है क्या? ऑक्सिन, ठीक है। अब ये करता क्या है? सेल इलोंगेशन करा दिया, सेल बढ़ा गया, लंबा हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है? आपने देखा होगा, पार्क जाते होगे आप, वहां भी देखा होगा, घर में प्लांट्स लगे तो वहां भी देखा होगा आपने, जो स्टेम होती है, जहां पे धूप आती है, जहां पे सनलाइट आती है, वहीं ऐसे झुक जाती है। वो क्यों होता है? ऑक्सिन की वजह से। बेंडिंग ऑफ स्टेम इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्यों होता है? ऑक्सिन की वजह से। कैसे होता है ये मैं आपको वहां पे डिटेल में पढ़ाऊंगी, जहां पे हम पढ़ेंगे मूवमेंट इन द प्लांट्स ड्यू टू हॉर्मोन्स। हॉर्मोन की वजह से प्लांट में मूवमेंट कैसे होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑक्सिन पढ़ लिया। क्या करता है? सेल इलोंगेशन करता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? टिप पे प्रेजेंट होता है, रूट की और शूट की, ठीक है। फिर हमने देखा ये स्टेम की बेंडिंग के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आते हैं जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, ये इसे हम जिब्रेलिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है? फ्रूट की ग्रोथ कराना। ऑब्वियसली प्लांट है तो उसमें फ्रूट तो आएगा ही। फ्रूट की ग्रोथ कराना एंड सेल इलोंगेशन, सेल की लेंथ बढ़ाना, ठीक है। ये जिब्रेलिन के काम होते हैं। अब यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इसकी एक स्टोरी समझो। स्टोरी सुन के आपको ज्यादा समझ आएगा। स्टोरी क्या है? 2 फ्रेंड्स होते हैं, उनके खेत हैं, साथ साथ है।
एक का इधर है, एक का इधर है, मान लेते हैं ए और बी, ठीक है। अब ए वाले के ग्रेप्स, दोनों ग्रेप्स उगाते हैं। ए वाले के ग्रेप्स हैं लंबे लंबे, पतले पतले लंबे लंबे, और बी वाले के ग्रेप्स हैं छोटे छोटे से। अब मार्केट में भी जब ग्रेप्स आते हैं तो लोग लंबे ग्रेप्स, जो लंबे लंबे होते हैं, लॉन्ग ग्रेप्स ज्यादा प्रेफर करते हैं, स्मॉल नहीं करते हैं। तो उसके ग्रेप्स तो लंबे लंबे आ गए, ए वाले के बी के छोटे हैं। तो वो उससे पूछते हैं कि हमारी जो फील्ड है, खेत है, एक ही जगह है, एक ही तरह से सनलाइट मिल रही है, उतनी ही बारिश मिल रही है, उतना पानी है, सब कुछ है, तो तेरे ग्रेप्स लंबे और मेरे छोटे क्यों है? तो उसने बोला कि मैं जिब्रेलिन डालता हूँ, जिब्रेलिक एसिड डालता हूँ। उसने उसे दिया, उसको बोला तू भी डाल, तेरे भी ग्रेप्स लंबे हो जाएंगे। उसने अपने फील्ड में क्या किया, जिब्रेलिन डाल दिया और उसके ग्रेप्स लंबे हो गए। अब ऐसा नहीं है डालते ही लंबे हो गए, कोई यहाँ पे मैजिकल स्टोरी नहीं चल रही है, कुछ भी मिरेकल नहीं हुआ है। हमने पढ़ा है हार्मोन का रिस्पॉन्स स्लो होता है, धीरे धीरे होंगे, अचानक से नहीं होंगे। तो ये ग्रेप्स की लेंथ को लंबा करता है या फ्रूट की ग्रोथ, सेल इलोंगेशन करता है। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आते हैं साइटोकाइनिन पे। साइटोकाइनिन, देखो नाम से मतलब निकालना, मैंने आपको आज तक पढ़ाया कि नाम से मतलब निकालो। साइटोकाइनिन, साइटो मीन्स सेल, काइनिन मीन्स डिवीजन, डिवाइड होना, सेल का डिवाइड होना। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन प्रमोट करता है। यहाँ पे अब प्लांट है तो 1, 2, 10, 12 सेल तो होंगे नहीं, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पे साइटोकाइनिन जो होता है प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये ग्रोथ प्रोमोटर्स कर लिए हैं, कौन कौन से? ऑक्सिन किया है हमने, इसका काम होता है सेल इलोंगेशन। कहाँ प्रेजेंट होता है? टिप ऑफ रूट एंड शूट। काम क्या होता है, ये क्या करता है? एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, बेंडिंग ऑफ स्टेम इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फिर हमने देखा जिब्रेलिन एसिड या जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन्स कुछ भी बोल सकते हो आप। फ्रूट ग्रोथ कराता है, सेल इलोंगेशन कराता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, स्मॉल ग्रेप्स हैं, अगर उसमें जिब्रेलिक एसिड डालेंगे तो लॉन्ग ग्रेप्स हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। साइटोकाइनिन है, सेल डिवीजन कराता है। अब क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स में डिवीजन कराना है, इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन होता है। अब इन्हें ग्रोथ प्रोमोटर्स क्यों कह रहे हैं, इनहिबिटर क्यों नहीं कह रहे, रेगुलेटर क्यों नहीं कह रहे? रेगुलेटर हम सबको मिला के कहते हैं, जिसमें आगे दो कैटेगरी आती है, प्रोमोटर्स एंड इनहिबिटर्स। प्रोमोटर्स है, ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, देखो सेल को बड़ा कर रहा है, लंबा कर रहा है। यहाँ पे फ्रूट की ग्रोथ हो रही है और सेल को लंबा किया जा रहा है। यहाँ पे सेल डिवाइड हो रही है, डिवाइड होने का मतलब कभी भी छोटा होना नहीं होता है, कम होना नहीं होता है। सेल डिवाइड हो रही है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो रही है। इसका मतलब सेल का नंबर बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है। यहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है, बढ़ रही है, इसीलिए हम कहते हैं ग्रोथ प्रोमोटर्स। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। कौन से? एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, अच्छे से इसे टैबुलर फॉर्म में लिखो जैसे मैंने लिखा है, क्योंकि इसे पढ़ने में बहुत इजी होता है। और ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि टैबुलर फॉर्म, फ्लो चार्ट्स वगैरह में अगर आप लिखते हो अपने नोट्स, अपने पर्सनल नोट्स, अगर आपके स्कूल के टीचर जो है वो आपको कहते हैं, उनकी ऐसी प्रेफरेंस है लंबा लंबा लिखो, तो आप लंबा लंबा भी लिख सकते हो। इनको ऐसे टैबुलर फॉर्म में ना लेके पहले ऑक्सिन, फिर जिब्रेलिन, फिर साइटोकाइनिन ऐसे लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको पर्सनली पढ़ना है तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगी ऐसा, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत इजी होता है। बहुत सारी चीजें ना एक ही जगह इकट्ठी होके आ जाती है और बहुत सिंपलेस्ट वे में आ जाती है, इसीलिए इस तरीके से पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरी प्रेफरेंस है। आपको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम करने वाले हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ प्रोमोटर्स क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। 3 हार्मोन कौन से? ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं जिसे हम, एंड साइटोकाइनिन। वो थे ग्रोथ प्रोमोटर्स, ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे। यहाँ पर हमें पढ़ने हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स, जो ग्रोथ को रोक रहे हैं, ग्रोथ नहीं होने दे रहे हैं। सबसे पहले आता है इथाइलिन एंड सेकेंड वन इज एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है। एक सिंगल ऐसा हार्मोन है प्लांट में जो गैसियस है। कौन सा? इथाइलिन। इथाइलिन यहाँ पे गैसियस हार्मोन है, ये आपको याद रखना है। अपनी नोटबुक में, बुक में हाईलाइट कर लेना दोनों जगह। इसका काम क्या होता है? प्रोमोट्स फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट को, जो फल आता है एक पेड़ में, उसे
पकाने का काम, राइप करने का काम कौन करता है? इथाइलिन। जैसे आपने कहावत भी सुनी होगी, एक खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, बिल्कुल सही है, वो कहावत इथाइलिन के लिए बनाई गई है, अन्यथा ना लिया जाए इसे। इथाइलिन के लिए बनाई गई है क्या कि एक जो राइप्ड मस्क मेलन है, खरबूजा है, या कोई भी फ्रूट है, एप्पल ले लीजिए आप, उसको अगर हम एक कच्चे फ्रूट के साथ रख दे जो अभी राइप नहीं है, तो वो भी पक्का हो जाएगा, वो भी पक जाएगा। क्यों? क्योंकि इथाइलिन है, गैसियस हार्मोन है, गैस बाहर निकल जाएगी, दूसरे फल के पास भी जाएगी, दूसरे फ्रूट के पास जाएगी और उसे भी राइप कर देगी। ठीक है, फिर आते हैं एब्सिसिक एसिड। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रेसफुल कंडीशंस में ही रिलीज होता है। एब्सिसिक एसिड हमारे पास सिर्फ स्ट्रेसफुल कंडीशन में ही रिलीज होता है, इसीलिए इसका नाम है स्ट्रेस हार्मोन, रिलीज इन अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, अब ये करता क्या है? विल्टिंग ऑफ लीव्स, सेनेसेंस एंड सीड डोरमेंसी। सेनेसेंस क्या होता है? वर्ड आपके लिए न्यू है। सेनेसेंस होता है एजिंग। द प्रोसेस ऑफ एजिंग इज नोन एज सेनेसेंस। प्रोसेस ऑफ एजिंग। ठीक है, सीड डोरमेंसी क्या? देखो, सीड जर्मिनेशन होता है, ये तो हमें पता है। अब अनफेवरेबल कंडीशंस आ गए हैं, सीड जर्मिनेशन नहीं होता है, एब्सिसिक एसिड रिलीज होगा, सीड डोरमेंसी कर देगा, सीड जर्मिनेट ही नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आ जाती, तब तक सीड में कोई जर्मिनेशन नहीं होगा, सीड ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसके आसपास एक ऐसा कवच बन जाएगा जिससे वो सीड डोरमेंसी हो जाएगी, वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और सेनेसेंस को ये प्रमोट करता है, इसीलिए ग्रोथ कम हो जाती है। सेनेसेंस क्या? प्लांट की एजिंग करता है, प्लांट का बुढ़ापा आना, प्लांट का मुरझा जाना, पत्तियों का मुरझाना, ये सब होता है एब्सिसिक एसिड की वजह से। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको प्लांट हार्मोन्स पढ़ा दिए हैं। कौन से? 5 पढ़े हैं। 3 ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। ठीक है, और यहाँ पे 2 ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं। कौन से? इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। ये हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं, मूवमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में मूवमेंट कैसे होती है? बच्चे सोचेंगे मूवमेंट, प्लांट तो कहीं नहीं जाता, लेकिन मूवमेंट होती है, कहीं जाना, प्लेस चेंज होना। जैसे मैं यहाँ से यहाँ चली गई, यहाँ से यहाँ चली गई, ये है लोकोमोशन। लोकोमोट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जहाँ प्लेस चेंज होता है उसे हम कहते हैं लोकोमोशन। लेकिन जहाँ बॉडी की पोजीशन चेंज करे, जैसे मैंने हाथ ऐसे किया, मैंने नेक को ऐसे किया, ये है मेरी मूवमेंट। जहां मेरा प्लेस तो सेम है, मेरा बॉडी का पोस्चर चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? प्लांट में मूवमेंट होती है। ऑब्वियसली वो लोकोमोट तो नहीं कर सकते, उनके पास पैर तो है नहीं जो वो चल के चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर लोकोमोट करने के लिए उनके पास कोई ऑर्गन नहीं है, हमारे पास है, इसलिए हम कर लेते हैं। मूवमेंट होती है प्लांट्स में, कैसी होती है? उसकी लेंथ का बढ़ना, उसके साइज का थिक होना, ये सब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मूवमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में हार्मोन्स कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है प्लांट्स में मूवमेंट कैसे होती है। प्लांट्स में जो मूवमेंट है वो 2 तरह की होती है। फर्स्ट इज ट्रॉपिक, जिसे हम ट्रॉपिज्म भी कहते हैं, एंड द सेकेंड वन इज नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट होती है जहां ग्रोथ डिपेंडेंट होती है। ग्रोथ इज डिपेंडेंट, किसी ऐसे फैक्टर पर डिपेंडेंट होना कि उसके बिना ग्रोथ नहीं हो सकती है, जैसे सनलाइट, वाटर। ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ इज डिपेंडेंट। नेक्स्ट, रिस्पॉन्स इज स्लो। रिस्पॉन्स इसका स्लो होता है क्योंकि सनलाइट आई, जब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, बेंडिंग ऑफ स्टेम, यहाँ पे रिस्पॉन्स स्लो क्योंकि सनलाइट आई, उसकी तरफ जब स्टेम झुकेगा उसे झुकने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होगा सनलाइट आई और स्टेम झुक गया, नहीं होता ऐसा। रिस्पॉन्स स्लो होता है और डायरेक्शनल होता है। सनलाइट जहां है उसी के डायरेक्शन में आगे झुकेगा, कहीं और नहीं झुकेगा। इसीलिए यहाँ ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है, ट्रॉपिज्म जो होता है, ग्रोथ डिपेंडेंट होती है, रिस्पॉन्स स्लो होता है, एंड जो ग्रोथ है वो डायरेक्शनल होती है। एग्जाम्पल क्या है? बेंडिंग ऑफ स्टेम। ठीक है,
फिर हम देखते हैं नेस्टेड मूवमेंट्स क्या होती है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट ग्रोथ होती है, इंडिपेंडेंट ग्रोथ, ठीक है। फिर हमने देखा रिस्पॉन्स इज फास्ट, यहाँ पे रिस्पॉन्स फास्ट होता है, क्विक होता है। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मतलब किसी भी चीज पे, किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रही है। नो डायरेक्शन, ग्रोथ की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, नो डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ। और मूवमेंट, इसमें मूवमेंट की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या है, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट ऑन टचिंग। मिमोसा प्लांट होता है टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई प्लांट, जिसे छूते ही उसकी लीव्स ड्रॉप हो जाती है। कैसे, ये लीव्स हैं, हमने इसे टच किया, उसकी लीव्स जैसे बंद हो जाएंगी। और क्विक होता है, क्विक रिस्पॉन्स है, इंडिपेंडेंट होता है ग्रोथ के, ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही ये रिस्पॉन्स होगा। अगर कोई टच मी नॉट प्लांट को टच करेगा, उसका नाम ही है टच मी नॉट, छुई मुई प्लांट, तो ऑब्वियसली उसको टच नहीं करना है। टच करोगे तो कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो देगा ही। रिस्पॉन्स फास्ट होता है, जैसे टच करोगे वो वैसे बंद हो जाएगा, उसके लीव्स बंद हो जाएंगे ऐसे। ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट ऑन टचिंग, ठीक है। हमने यहाँ दोनों मूवमेंट्स पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पे ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ट्रॉपिज्म में मुझे आपको कुछ चीजें बतानी है, कुछ मूवमेंट्स है, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, ऐसे हमें चीजें पढ़नी है। इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमें पढ़ना है ट्रॉपिज्म के क्या क्या टाइप्स होते हैं। यहाँ पे मुझे आपको ये डिफरेंस लिखवाना था ताकि आप इसे नोटबुक में लिखो, इसे याद करो, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर वो नहीं लिखे हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे टैबुलर फॉर्म में। सो नेक्स्ट आते हैं मूवमेंट इन प्लांट्स में ट्रॉपिज्म टॉपिक पे। ट्रॉपिज्म में क्या पढ़ना है हमें, ये टैबुलर फॉर्म है, 5 चीजें पढ़नी है, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म। ये 5 चीजें पढ़नी है। मैंने आपसे कहा था टैबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे, बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे। यहाँ पे ट्रॉपिज्म, स्टिमुलाई एंड डायरेक्शन, ये 3 कॉलम हमें बनाने हैं। सबसे पहले देखते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। फोटो, याद करो, फोटो का मतलब लाइट, लाइट का रिस्पॉन्स, लाइट के रिस्पॉन्स में प्लांट की मूवमेंट होने को हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या आता है, बेंडिंग ऑफ स्टेम। अब समझो, देखो जहां पे सनलाइट आ रही है, ये प्लांट है, प्लांट यहां से सनलाइट आ रही है, तो सामने जो ऑक्सिन था, ऑक्सिन कहाँ था, टिप पे, किसकी, शूट की और रूट की टिप पे। यहां से लाइट आ रही है, जो शूट की टिप पे ऑक्सिन है वो फटाफट से पीछे भाग जाएगा, वो सनलाइट से दूर चला जाएगा, ऑक्सिन पीछे की तरफ जाएगा। ये देखो, यहां समझो, ये प्लांट है, ठीक है, यहां सनलाइट है। अब यहां से सनलाइट आ रही है, तो ये जो स्टेम है, यहाँ पे ऑक्सिन प्रेजेंट है, ये ऑक्सिन फटाफट से पीछे आ जाएगा, पीछे की तरफ आएगा जहां पे अंधेरा है, जहां सनलाइट नहीं आ रही है, तो क्या होगा, ये स्टेम ऐसे पीछे की तरफ से लंबी हो जाएगी और आगे झुक जाएगी। अब देखो, अब मान लो मेरी रीढ़ की हड्डी लंबी हो जाए और मैं पैर, मेरे हाथ पैर इतने रीढ़ की हड्डी लंबी हो जाए, तो मैं अपने आप ऐसे झुक जाऊंगी, क्योंकि पूरी बॉडी ग्रो नहीं कर रही है, सिर्फ एक चीज ग्रो कर रही है। तो यहाँ से क्या होता है, ऑक्सिजन पीछे भाग जाता है और पीछे से लंबा होता रहता तो वो आगे झुक जाता है। कहाँ झुकता है, लाइट की तरफ झुक जाता है, इसे हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ स्टेम, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म हमने पढ़ लिया है। आगे आता है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ग्रेविटी का रिस्पॉन्स करना। ग्रेविटी कहाँ लगती है, नीचे की तरफ, इसीलिए रूट कहाँ होती है, नीचे होती है, नीचे की तरफ ग्रो करती है, इसीलिए रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है। शूट क्या, स्टेम ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन ग्रेविटी नीचे है, वो अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए शूट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, ठीक है। देन आते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म पर। हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है, रिस्पॉन्स टू वाटर, रिस्पॉन्स टू H2O। प्लांट एक पानी जब उसके कांटेक्ट में आता है तो कैसे वो रिस्पॉन्स करता है। रूट्स पॉजिटिव, शूट नेगेटिव। क्यों, देखो जब हम प्लांट को पानी देते हैं, ठीक है, वो रूट्स में जाता है, हमने दिया ऐसे और वो सीधे रूट्स में चला गया, पॉजिटिव है। लेकिन शूट में जाने के लिए उसे ऊपर जाना पड़ेगा। पानी जब ऊपर जाता है, हमने पानी ऐसे दिया, पानी नीचे की तरफ जाना चाहिए था ग्रेविटी की वजह से, लेकिन पानी को ऊपर शूट में भी पहुंचाना है, अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए शूट में नेगेटिव होता है, ठीक है। फिर हमने आते हैं थिग्मो रिसेप्टर। थिग्मो रिसेप्टर होते हैं, थिग्मोट्रॉपिज्म भी होता है।
थिग्मो का मतलब क्या है मैंने आपको रिसेप्टर वाले टॉपिक में बताया था, ठीक है। थिग्मोट्रोपिज्म होता है टेंड्रल रिस्पॉन्स टू टच। टेंड्रल्स के लिए होता है ये स्पेसिफिकली रिस्पॉन्स टू टच। क्या होता है, अवे और नियर, किसके लिए, स्टेम। अगर स्टेम के पास है टेंड्रल, टेंड्रल होते हैं ऐसे घूमे घूमे से कर्ली स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे स्टेम में लगे होते हैं। आपने नहीं देखे हैं तो देख लेना, किसी भी स्टेम में होते हैं। अवे, अगर ये टेंड्रल स्टेम से दूर है तो इसका सेल डिवीजन बढ़ जाएगा, लेकिन अगर ये टेंड्रल स्टेम के पास में ही है तो इसका सेल डिवीजन कम हो जाएगा, ठीक है। आते हैं आगे कीमोट्रोपिज्म, रिस्पॉन्स टू केमिकल। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, प्लांट की नीड पे डिपेंड करता है, उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। कीमोट्रोपिज्म होता है रिस्पॉन्स टू केमिकल। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया और प्लांट्स यहाँ पे खत्म हो जाता है। देखो हमने प्लांट में सबसे पहले क्या पढ़ा, प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, प्लांट हार्मोनल सिस्टम जिसे हम कहते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स, दूसरा नाम फाइटो हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स। हमने देखा है यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन होते हैं, 5 तरीके के हार्मोन होते हैं। कौन से, ऑक्सिन, जिब्रेलिन जिसे हम जिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं, एंड साइटोकाइनिन। ये होते हैं 3 ग्रोथ प्रोमोटर्स। हमने 2 ग्रोथ इनहिबिटर्स भी पढ़े, कौन से, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। इथाइलिन इकलौता गैसियस हार्मोन है। फिर हमने देखा इसमें मूवमेंट कौन सी होती है, मूवमेंट हमने देखी ट्रॉपिक एंड नेस्टिक। ट्रॉपिक में क्या था, डायरेक्शनल ग्रोथ थी, डायरेक्शनल मूवमेंट थी, ग्रोथ पे डिपेंडेंट थी एंड इसका रिस्पॉन्स स्लो था। फिर हमने नेस्टिक मूवमेंट में क्या देखा, ग्रोथ के इंडिपेंडेंट थी, ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, कहाँ हो रही है, डजेंट मैटर, ना ग्रोथ पे डिपेंड करती है ना डायरेक्शन पे, नॉन डायरेक्शनल होता है इसका रिस्पॉन्स और फास्ट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या था इसका, मिमोसा प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, या जैसे हम छुई मुई प्लांट भी कहते हैं। उसे आप टच करोगे तो उसके लीव्स ऐसे बंद हो जाएंगे, जैसे हम कॉपी ऐसे बंद करते हैं ना, ऐसे लीव्स बंद हो जाते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया ट्रॉपिज्म के टाइप्स क्या होते हैं, क्या उनका मतलब होता है और क्या उनका रिस्पॉन्स होता है, किस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्लांट्स खत्म हो गया है। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट स्लाइड में ह्यूमंस। ह्यूमंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी बुक में एनिमल्स के नाम पर सिर्फ ह्यूमंस को पढ़ाया जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं हार्मोनल सिस्टम इन एनिमल्स और ह्यूमंस। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ह्यूमन हार्मोन्स। हार्मोन को रिलीज करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। याद करो मैंने जब आपको ग्लैंड्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको समझाया था एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो एंडोक्राइन जो होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देते हैं, ब्लड में रिलीज कर देते हैं, इसीलिए ये एंडोक्राइन होते हैं। ये टेबल मैंने बनाई है, आपको ये याद करनी है, बनानी है खुद, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉलम है, ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है और उसका क्या फंक्शन होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी क्या होता है, मास्टर ग्लैंड। मास्टर मतलब इन सारे ग्लैंड्स को पिट्यूटरी कंट्रोल करता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है, नाम से पता चल रहा है ग्रोथ है, तो ये क्या कर रहा है, कंट्रोल फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये तो हमें पता है, मैंने आपको बता दिया है। प्रेजेंट इन ब्रेन, ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एंड रेगुलेट्स ग्रोथ, ग्रोथ को रेगुलेट करता है, क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को रेगुलेट करता है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट थायराइड पे। थायराइड कौन सा ग्लैंड है, हमारा गले में प्रेजेंट होता है, गले में थायराइड प्रेजेंट होता है। क्या रिलीज करता है, थायरोक्सिन। ये थायरोक्सिन जो हार्मोन है इसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमारे डाइट में आयोडीन हमें लेना बहुत जरूरी है। अगर आयोडीन की कमी हो गई या ज्यादा हो गया तो हमारा थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। ये बटरफ्लाई शेप होता है, ऐसी शेप होती है इसकी, बटरफ्लाई शेप, ठीक है। फंक्शन क्या है, कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म रेट एंड ब्रिंग्स बैलेंस्ड ग्रोथ, ठीक है। थायराइड का काम क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, आयोडीन बेस्ड होता है। बटरफ्लाई शेप का होता है, मेटाबॉलिज्म रेट ये कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म में आप ध्यान से सुनो, 2 चीजें होती हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होता है चीजों का बनना, एक 2 चीजों का मिलके एक बनना, इस एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म याद रहो, कैटाबॉलिज्म, कैटा कट काटना, कैटाबॉलिज्म होता है एक चीज को 2 चीज में डिवाइड कर देना, कम उसका डिवाइड हो जाना, डिवीजन हो जाना। कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म रेट, ये किसका काम है, थायरोक्सिन। एंड ब्रिंग्स बैलेंस्ड ग्रोथ,
बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए थायरोक्सिन हार्मोन का सही रेशो में होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथॉर्मोन रिलीज करता है, पैराथॉर्मोन, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, देखो ये बटरफ्लाई वाला थायराइड ग्लैंड है, इसके पीछे की तरफ ये 4 डॉट्स प्रेजेंट होती हैं, ये होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। और काम क्या होता है इनका, कंट्रोल्स कैल्शियम बैलेंस। कैल्शियम हमारी बॉडी में होना बहुत जरूरी है, बहुत सारे काम के लिए कैल्शियम यूज होता है, ठीक है। कंट्रोल्स कैल्शियम बैलेंस, इसीलिए इस कैल्शियम बैलेंस को बनाए रखने में कौन काम करता है, पैराथायराइड, क्या रिलीज करके, पैराथॉर्मोन, ठीक है। नेक्स्ट आता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का रिलीज करता है एड्रेनलिन, और ये इमरजेंसी हार्मोन है, प्रिपेयर्स बॉडी फॉर इमरजेंसी। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये देखो समझो, ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये किडनी है, किडनी के ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप में, पिरामिड शेप में एक ऐसे ग्लैंड रखा हुआ है, वो होता है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज मैंने आपको बताया था हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, क्या रिलीज करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन 2 हार्मोन है, ये क्या फंक्शन करते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि मैंने आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ाया था। नेक्स्ट कंट्रोल्स ब्लड लेवल, ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, ब्लड शुगर को कंट्रोल में करते हैं। अब कौन सा बढ़ाता है कौन सा कम करता है ये आप मुझे बताओगे, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट आता है टेस्टिस पे। टेस्टिस मेल्स में प्रेजेंट होती है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है। टेस्टोस्टेरोन को हम मेल हार्मोन्स जो होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं एंड्रोजन्स, ANDRO, एंड्रोजन्स, GENS, एंड्रोजन्स कहते हैं। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है, काम क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये होता है टेस्टोस्टेरोन का काम। नेक्स्ट आते हैं ओवरीज पर। ओवरीज का रिलीज करती है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन O से स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, हर महीने एक एग रिलीज करना, और उसके बाद एग रिलीज होने के बाद पीछे जो रह जाता है स्ट्रक्चर वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, इसलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करती है ओवरीज, क्यों, क्योंकि ये हार्मोन्स रिलीज करती है, और ये हार्मोन्स हमारे फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में भी बहुत जरूरी है, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए भी बहुत जरूरी है। ये दोनों हार्मोन्स कौन रिलीज करता है, ओवरीज। फिर आगे रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या होते हैं, स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी टू रिलीज हार्मोन्स, स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू रिलीज हार्मोन्स। देखो पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, लेकिन उसको भी सिग्नल मिलता है कि अब उसे यहाँ पे हार्मोन रिलीज करने हैं, वो कौन देता है, रिलीजिंग हार्मोन। अब ये कैसे कहाँ से रिलीज होता है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है, प्लीज इसको बना लेना अपनी नोटबुक में, अच्छे से याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी टॉपिक है, नंबर मिलेंगे आपको इससे, क्यों, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। एनसीईआरटी इसकी रीड करनी है आपको। एनसीईआरटी में जो टेबल है उसमें प्रॉपर फंक्शंस नहीं लिखे हैं, पूरे ग्लैंड्स नहीं लिखे हैं, यहाँ मैंने आपको सब कुछ लिख के दिया है, एक एक चीज लिख के दी है, आपको सब कुछ पढ़ना है, लिखना है, याद करना है। एनसीईआरटी पढ़ो, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। जो बच्चे एनसीईआरटी छोड़ के जा रहा है और वो ये कह रहे कि मैं उस टीचर से पढ़ाऊं, उस टीचर से पढ़ाऊं, मुझे सब आता, उसने बोला एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, वो बच्चा बहुत गलत है, उसको एनसीईआरटी नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल पेपर तो आपका एनसीईआरटी में से ही बनेगा ना। अब यहाँ मैं आपको 11th 12th का पढ़ा दूं, आगे कॉलेज स्टडीज कॉलेज लेवल का पढ़ा दूं, तो उससे तो आपका पेपर नहीं निकलेगा, पढ़नी तो आपको इवेंचुअली एनसीईआरटी है। तो इसीलिए एनसीईआरटी भी साथ साथ लेकर बैठा करो अपनी कॉपी के साथ और इस क्लास के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ये रिलीजिंग हार्मोन कौन रिलीज करता है, क्योंकि 2 ग्लैंड्स हमारे बचे हैं, और उसके बाद हम देखेंगे फीडबैक मैकेनिज्म। Finally, we are going to study the last topic, the last slide of the day, of the class and of the chapter. ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करते हैं, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं टू रिलीज द हार्मोन्स, जो दूसरी बॉडी के हार्मोन्स है। अब लेकिन वो रिलीजिंग हार्मोन्स कहाँ से आते हैं, वो आते हैं हाइपोथैलेमस से। अगर पिट्यूटरी को हमने कहा है मास्टर ग्लैंड, जो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, लेकिन पिट्यूटरी को कंट्रोल करने वाला कौन है, हाइपोथैलेमस। इसलिए इसे हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर।
मतलब समझे टीचरों का टीचर, इस तरीके से समझो। ये है हाइपोथैलेमस, कहाँ होता है? प्रेजेंट इन ब्रेन, ठीक है। इसका काम क्या है? पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करना दूसरे हार्मोन को रिलीज कराने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो अगर बॉडी में हमारे ग्रोथ हार्मोन कम हो रहा है और पिट्यूटरी रिलीज नहीं कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर उसके पास रिलीज करके, सिक्रीट करके कि भाई तू सो क्यों रहा है, उठ जा, ग्रोथ हार्मोन की बॉडी में कमी हो रही है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर, ठीक है। फिर आता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या करता है? सिक्रीट्स मेलेटोनिन। मेलेटोनिन सिक्रीट करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ आवर स्लीप एंड वेक साइकिल। बेसिकली हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक, हम कब सोते हैं कब उठते हैं, ये कौन रेगुलेट करता है? मेलेटोनिन, जो रिलीज कहां से हो रहा है? पीनियल ग्लैंड से, ठीक है। यहाँ पर हमारा हार्मोन का सिस्टम खत्म हो चुका है, ग्लैंड्स हम पढ़ चुके हैं। लास्ट टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? देखो, ऐसा तो है नहीं कि जैसे हमारी बुक में एग्जांपल दिया है, अगर हम खाना खा रहे हैं, हमारी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ेगा, खाना खा रहे हैं क्योंकि हम शुगर लेवल बढ़ा, लेकिन हमारे पैनक्रियास को ये सिग्नल नहीं आया कि उसे इंसुलिन रिलीज करना, उसने इंसुलिन रिलीज नहीं किया। तो अगर उसने हमारे खाने से 1 घंटे पहले इंसुलिन रिलीज कर दिया और पता चला वो किसी काम का ही नहीं रहा, खाने के बाद जरूरत थी लेकिन उसके बाद रिलीज नहीं हुआ, तो उसको कोई फायदा नहीं होता। तो यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है? टाइमिंग्स एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स होते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म, जो बॉडी को, जो इन ग्लैंड्स को क्या करते हैं? टाइमिंग और अमाउंट इनकी रेगुलेट करते हैं, किस टाइम पर कितने अमाउंट में कौन सा हार्मोन कब रिलीज करना है, ये कौन कंट्रोल करता है? फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? ये देखो, जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेस, अगर हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, देन सिग्नल्स आर सेंट टू द सेल्स ऑफ पैनक्रियास टू रिलीज इंसुलिन। क्योंकि ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है तो हमारे पैनक्रियास से सेल के पास से सिग्नल जाएगा कि शुगर लेवल बढ़ गया है, इंसुलिन रिलीज करो, शुगर लेवल को कम करना है, ठीक है। अब कुछ लोगों में क्या होता है, ये फीडबैक मैकेनिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है या काम नहीं करता है। किस केस में? इंसुलिन के केस में। उन लोगों में क्या होता है, वो खाते हैं, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है बट इंसुलिन रिलीज नहीं हुआ, इसलिए उनका शुगर लेवल बढ़ा ही रहता है। उन लोगों को क्या हो जाती है फिर? डायबिटीज, मीठे की बीमारी, जिसे हम हिंदी में मधुमेह कहते हैं, शुगर हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। फिर डॉक्टर उन्हें क्या कहता है? टैबलेट लो। लेकिन अगर उनकी शुगर ज्यादा बढ़ गई है, अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है कि पैनक्रियास इंसुलिन रिलीज ही नहीं कर रहा है, तो उन्हें इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इंजेक्शंस क्यों दिए जाते हैं? हम आगे भी तो टैबलेट दे सकते हैं ना, ज्यादा बढ़ गई तो हेवी डोज दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है, प्रोटीन है। मोस्टली हॉर्मोन्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन का डाइजेशन होता है कहाँ? हमारे पेट में। किसकी प्रेजेंस में? HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो जैसे ही मान लो हमने इंसुलिन की टैबलेट दे दी उसे, इंसुलिन की टैबलेट दे तो दी, उसने खा भी ली, अब क्या होगा? उसके पेट में जाते इंसुलिन डाइजेस्ट हो जाएगा, पेप्सिन डाइजेस्ट कर देगा, प्रोटीन है ना, डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेशन हो गया, इंसुलिन खत्म। और जिस पर्पस के लिए दवाई दी थी शुगर लेवल कम करने के लिए, वो होता ही नहीं है, इसीलिए हम उसे ओरल रूट के थ्रू खा के नहीं ले सकते, इंजेक्शन दिए जाते हैं इंसुलिन के। ये क्वेश्चन है आपकी बुक में, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट जो इंटेक्स्ट का कॉलम है आपका, उसमें दिया गया है समरी के ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ समझा दिया है और यहाँ पे हमारा फीडबैक मैकेनिज्म भी खत्म होता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस कौन सा करना है बायो का। एंड इसका स्क्रीनशॉट लो, हाँ सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है एंड इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, जो भी ये लेक्चर देख रहा है, सुन रहा है, प्लीज इस लेक्चर को, हर लेक्चर को अपने साथ एक नोटबुक और एनसीईआरटी लेके बैठना, 3-4 कलर्ड पेन्स लेके बैठना, कौन से ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन ऐसे लेके बैठना, ताकि डायग्राम्स आप बना सको साथ के साथ। ये नोट्स आप, मैं स्क्रीनशॉट इसलिए बोलती हूँ कि अगर मान लो आप ट्रैवल करते टाइम सुन रहे हो कि आपको इंस्टीट्यूट जाना है पढ़ने के लिए, अगर आपको स्कूल जाना है या वापस आ रहे हो, स्कूल में तो फोन अलाउड नहीं होते हैं, फिर भी कुछ बच्चे ले जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है।
इंस्टीट्यूट जा रहे हो या वहां से आ रहे हो और आपको पढ़ना है, आप नोटबुक में लिख नहीं सकते हो रास्ते में, तो सुन लो, स्क्रीनशॉट ले लो, घर जाके लिख लेना। लेकिन अगर आप घर पे पढ़ रहे हो तो आई विल से कि आप स्क्रीनशॉट की बजाय स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ साथ नोटबुक में लिखो। वीडियो को पॉज करो वहीं पे, जब मैं बोलती हूँ स्क्रीनशॉट लो, साइड होती हूँ, तब आपको ये पॉज करके लिखना भी चाहिए, ठीक है। अपने नोटबुक में सब कुछ लिखो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी समझ आया हो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये नोट्स अच्छे हैं, आप इससे समझ सकते हो, जैसा मैं समझा रही हूँ आपको समझ आ रहा है, तो इस लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं पढ़ाई से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं सबके डाउट सॉल्व करूंगी, सबका एक एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, रेलिवेंट क्वेश्चन का। देखो इधर उधर की बातें मत करना, पढ़ाई की बातें करो। अगर आपको किसी पॉइंट में, किसी टॉपिक में डाउट है, किसी टॉपिक पे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, वो सब कुछ आपको मिलेगा चैनल पे, बस आप बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो नए बच्चे हैं, जो पुराने हैं, उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, तभी वो इस चैनल का फायदा उठा पा रहे हैं, लेकिन जो नए हैं वो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएंगे। बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि अगर आपने सिर्फ सब्सक्राइब किया और बेल आइकन को हिट नहीं किया तो क्या होगा, आपके पास एक भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी और आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा सिलेबस आगे निकल चुका है। इसीलिए बेल आइकन पे आपको क्लिक जरूर करना है। एंड आई एम शिवांगी चौहान, योर एजुकेटर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, नए चैप्टर के साथ। टिल देन इस चैप्टर को खत्म करो जिसने नहीं देखा है, जिसकी आज फर्स्ट सेकेंड क्लास थी, पिछले पार्ट्स मिस हो गए हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल SRC Academics।